मैं खुला चैलेंज प्रधानमंत्री को देता हूं, आओ मेरे साथ डिबेट करो इसके बारे में। हमारा चैलेंज है प्रधानमंत्री को कि आइए 1 to 1 हमारे साथ डिबेट करिए। हम बताएंगे कि गले को नवाज शरीफ को गले किसने लगाया था और हमने क्या किया था। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा अब संसद में उठता हुआ नजर आ रहा है। मानसून सत्र की शुरुआत तो हो चुकी है, उसी शुरुआत के साथ साथ यहां पर कई मुद्दों में यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दों को भी उठाया जा रहा है। इस मुद्दों के तहत यहां पर लड़ाई संसद से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है। जैसे कि CNRC के वक्त पर यहां पर लड़ाई इतनी देखी गई थी कि सिर्फ दिल्ली में यहां पर विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ था, दिल्ली के साथ हर राज्य में यहां पर सीधे तौर पर विरोध CNRC का देखा गया था। इसे लागू ना करने की बात कही जा रही थी। अब ऐसे में CNRC को लेकर यहां पर कपिल सिब्बल क्या कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं और वही कपिल सिब्बल आज फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात करते हैं और सीधे तौर पर इसे ना लागू करने की बात करते हैं, क्योंकि वो यहां पर जान चुके हैं और वरिष्ठ वकील हैं, वो कहते हुए नजर आते हैं कि ये पूरा मामला यहां पर मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने का। क्या कुछ यहां पर कपिल सिब्बल बोलते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। कि ये लोग तो परसिक्यूट हुए थे, आपको कैसे मालूम कि वो परसिक्यूट हुए थे? मैं उदाहरण देता हूं। एक शख्स यहां 1972 में आया, 1972 में आया, उसके 2-3 बच्चे हैं, उसकी मृत्यु हो गई, आज वो है नहीं। उसके बच्चे कहते हैं मुझे सिटीजनशिप दो, आप कैसे दोगे? जिसकी मृत्यु हो गई वो तो कह नहीं सकता कि भाई वो प्रोसिक्यूट हुआ था, उसने कभी पहले कहा है भी नहीं। तो बच्चों को सिटीजनशिप कहां से मिलेगी? किस आधार पे दोगे आप? वो मापदंड क्या है? किसी ने कोई कहीं गया है, बोला है? इन जो लाखों लोग हैं जिनकी आप बात करते हो, 19 लाख, चलिए 19 लाख की बात करते हैं, उनमें कितने हिंदू हैं? 5 लाख है, 6 लाख है, 10 लाख है, 12 लाख, उसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं। लेकिन किस ऐसे हिंदू ने कहा है कि मैं परसिक्यूट हुआ था? आपको साहब बड़ी गलतफहमी है। उन्होंने मालूम क्या कहा है अपने लेगेसी पेपर्स में कि मैं तो यहां का रहने वाला हूं। उन्होंने सब डिक्लेरेशन दी है कि मैं तो यहां का रहने वाला हूं। आप उसको इस विधेयक के द्वारा झूठ बुला रहे हो। प्लीज कंक्लूड। जो शख्स 1 सेकंड सर, जो शख्स कह रहा है कि मैं तो हिंदुस्तान का रहने वाला हूं, आप उसको कहना चाहते हो नहीं नहीं तुम हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं हो, तुम कहो तो तुम तो बांग्लादेश से आए थे और क्यों परसिक्यूट हो रहे थे, इसलिए हम आपको सिटीजनशिप देंगे। ये किस किस्म का कानून है? आप क्या कर रहे हो संविधान के साथ? आप धज्जियां उड़ा रहे हो संविधान से। आपका मकसद क्या है? आपका मकसद तो हमें मालूम है, 2014 से हमें मालूम है आपका मकसद क्या रहा है। कभी घर वापसी, कभी लव जिहाद, कभी ट्रिपल तलाक, कभी CAB, कभी NRC, फिर दोबारा NRC, मतलब के फिर 370। आपका लक्ष्य हमें मालूम है, आपका लक्ष्य मालूम है, आपका नजरिया भी मालूम है। आप नाम से, किसी के नाम से पता करना चाहते हो इस देश में वो रहेगा या नहीं रहेगा। आपने एक बड़ी आपत्तिजनक बात की शुरुआत में, आपने कहा कि वो जो मुसलमान यहाँ हैं उनको डर करने की जरूरत नहीं। किस मुसलमान के आपसे डर है? हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आपसे डरता नहीं है। ना मैं डरता हूं, ना मैं डरता हूं, जहां इस देश के नागरिक डरते हैं, ना कोई मुसलमान डरता है। डरते हैं तो हम संविधान से डरते हैं जिसकी आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। जैसे कि आपने सुना, अब यहाँ पर सीधे तौर पर एक मामला यूनिफॉर्म सिविल कोड का तो उठता है, लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार का कहना होता है कि ये सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करने के लिए नहीं है, ये सभी धर्मों को सम्मान लाने के लिए है, ये सभी धर्मों के कानून को एक बराबर समझने के लिए है, उन महिलाओं के इंसाफ के लिए है जहाँ पर पुरुष एक शादी के साथ दूसरी शादी बिना तलाक दिए, बिना कानूनी प्रक्रिया के तहत करते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में
यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी इस मुद्दे को उठाते हुए संसद में दहाड़ते हुए नजर आते हैं। वो यहाँ पर कहते हुए नजर आते हैं यहाँ पर सिर्फ चुनावी एक एजेंडा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जिस तरीके से सीएनआरसी को उस वक्त पर लाया गया जब चुनाव थे और उसके बाद सीएनआरसी की चर्चा अब नहीं होती है, ठीक उसी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी इसलिए ही लाया जा रहा है कि पूरे देश में ये मुद्दा गरमाए और उसके बाद सीधे तौर पर वोट की राजनीति हो पाए। क्या कुछ असदुद्दीन ओवैसी कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट। इतना बड़ा मसला बीजेपी देश के सामने ला रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस में जो नौ रत्न बैठे हैं, बोलो, मुंह खोलो, तुम्हारी राय क्या है? क्या तुम उसके खिलाफ हो या तुम उसकी ताईद में है? बोलो। और ये जो बीजेपी की ताईद में ये रंग बिरंग के कपड़े पहनकर जो ओबामा के बयान पर बड़ा बड़ा तबसरा करते, तुम भी बोलो यूसीसी के बारे में तुम्हारी राय क्या है? ओबामा के बयान पर तो बड़ा बढ़ चढ़कर बोले क्योंकि पप्पा को खुश करना था, मगर जब यूसीसी की बात आई तो सन्नाटा है। कांग्रेस पार्टी खुल के नहीं बोलती कि यूसीसी के बारे में नहीं, अभी हम ठहरेंगे। लॉ कमीशन को तो लिख कर दो कि यूसीसी के बारे में तुम्हारा मौक़िफ़ क्या है। पहले लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, चौहान साहब उसके चेयरमैन थे, मजलिस ने लिख कर दिया कि मुखालिफत करते हैं। हम यूसीसी की मुखालिफत इसलिए करते हैं क्योंकि भारत में प्लुरलिज्म और भारत का सेकुलरिज्म पूरे विश्व में एक अलग है। आज हम हमारे हिंदू भाइयों से भी अपील करना चाहेंगे कि 10 लाख हिंदू घराने ऐसे हाउस होल्ड हैं जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उनको टैक्स रिबेट मिलता है। 2015-16 के इनकम टैक्स कर डेटा बताता है कि 3000 करोड़ आपको टैक्स रिबेट मिला। जो देश के प्रधानमंत्री आज यूसीसी की बात करते हैं, क्या हमारे हिंदू भाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट को छोड़ने तैयार हैं? उनको फैसला करना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि एक घर में 2 कानून कैसे होंगे। देश के प्रधानमंत्री आपको जो लिख कर दे देते हैं आप पढ़ देते हैं। मैं जानता हूं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, इस पर कोई इनकार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास वो डिग्री है जो किसी नागरिक के पास नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है। तो देश के प्रधानमंत्री को हम बताना चाह रहे हैं कि एक घर में 2 कानून, तो संविधान में कंकरेंट लिस्ट क्या है, यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है? प्रधानमंत्री अगर आप देख लेते तो मालूम होता। नहीं, एक घर में 2 कानून कैसे चलेंगे? प्रधानमंत्री यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। प्रधानमंत्री को सिर्फ 44 से मोहब्बत है। प्रधानमंत्री ये जानते नहीं है या नहीं जानते नहीं मालूम कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल 19 है और उस 19 में शेल एंडेवर का वर्ड सिर्फ यहां पर इस्तेमाल हुआ। एंडेवर के माने क्या है अंग्रेजी में? कि कोशिश करो। यहां पर प्रधानमंत्री वो भी उसको चाप लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में शराब का पाबंदी आयत की बात की गई, बंद कर दो शराब। जितने जयपुर में शराब की दुकानें हैं पूरे बंद कर दो। जितने दिल्ली में मुंबई में है पूरे बंद कर दो। अच्छा, नहीं बंद कर सकते तो ये कह दो कि जुमा और हफ्ते के दिन बंद करेंगे। तो अगर जुमे और हफ्ते के दिन बंद करेंगे तो रोड पर लोग निकल कर आ जाएंगे कि हमको विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, हमको कुत्ते की पेशाब पीने की आदत है, हम पीना चाह रहे हैं। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात नहीं होती। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी है संविधान में कि भारत की दौलत सब में बराबर बांटी जाए। मगर भारत की दौलत किसके पास है? भारत की दौलत किसके पास है बताता हूं आपको। माने भारत की दौलत के बारे में अगर आप देखेंगे तो आपको जानकर तकलीफ होगी
कि हमारे देश की दौलत कितने लोगों के पास है। 50 लोग 55 लोगों के पास 60% भारत की दौलत है। प्रधानमंत्री तो आप तो गरीब परिवार से आए, आप तो चाय बेच कर आए ना, तो गरीबी का एहसास आपको है, मगर पूरी दौलत इनके पास है, मगर प्रधानमंत्री उस पर बात नहीं करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी है, सिर्फ 44। भारत के प्रधानमंत्री को जानना चाहिए कि यह भारत है, यह भारत है। यहां पर प्रधानमंत्री बात करते समानता के लिए। प्रधानमंत्री, समानता, अनेकता अलग चीज है। ये देश मुख्तलिफ रंग का है, इसलिए नेहरू ने कहा था कि भारत क्या है, भारत एक रजाई की तरह है। नेहरू ने कहा था जिसमें रंग बिरंग के कपड़े लगे हुए, ये भारत की खूबसूरती है। भारत के प्रधानमंत्री समानता की बात करते हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री को कोई समझाए जाकर के समानता और अनेकता अलग अलग चीज है। जैसे कि आपने असदुद्दीन अवैसी को सुना, सीधे तौर पर देखा जाए तो अब ये पूरा मामला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में उठाने की बात कही जा रही है और सीधे तौर पर इंसाफ की मांग कही जा रही है। अब क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा अब संसद से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा? और इस मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या ये बिल संसद में पास हो पाएगा या फिर ये घमासान सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हुए इस बिल को खारिज करने तक पहुंच जाएगा? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।